Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi wasallam. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all in this live discussion session on guidance for CB exams with MSc students. We have Sir Irfan Ghaziani with us. He is a Senior Director Examinations, and Mr. Kashif Malik, who is Deputy Director Examinations. We will start our proceedings with Tilawat Kalam Pak. Team, please tilawat play कीजिएगा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah. Dear students, first of all, I thank you all in participating in huge numbers. We have around 350 participants at this time. And I would request कि जो students हैं वो question answer sessions का जो tab है वो उसको उस वक्त use करें जब उन्होंने question करने हो, general discussion के लिए इस्तेमाल ना करें. और इस तरीके से hand raise भी उसी वक्त करें जब question answer के लिए आपको मौका दिया जाएगा. We are lucky enough that we have Sir Muhammad Irfan Ghaziani with us, who needs no introduction. He is Senior Director Examinations, and we also have Mr. Kashif Malik with us, who is Deputy Director Examinations. The format of the session is that, first of all, the examination team will give a presentation on the guidance of CB exams of MSA. And then there will be a comprehensive question answer session. In that session, the students can not only type their questions in Q&A chat box, but they will be also given opportunity to ask live questions. और इस दौरान कोई आपके ज़हन में सवाल आता है, आप प्लीज नोट कर लें, तो आपको Q&A सेशन के अंदर सवाल करने का मौका मिलेगा. Now I am handing over control to Sir Muhammad Irfan Ghaziani for his presentation. Please warm welcome Sir Muhammad Irfan Ghaziani. Over to you, sir. Okay. Thank you very much, Sir Inayat. Assalamu alaikum everyone. And basically, जो हमारी प्रेजेंटेशन आज जो हम जमा हो रहे हैं, जो गाइडेंस सेशन की जो नीड क्रिएट हुई, तो हमने जब पहला मॉक एग्जामिनेशन किया तो हमें स्टूडेंट की तरफ से ह्यूज हमारे पास ईमेल्स आई, उन्होंने कई इश्यूज रेज किए और इवन बहुत से स्टूडेंट ने हमें सजेशंस भी दी. तो हमने वो तमाम चीज़ों को, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद थी, उसको रिस्पॉन्ड करना एक डिफिकल्ट एलिमेंट था, तो उसको मिसअंडरस्टैंड भी किया जा सकता था. तो वो तमाम चीज़ों को हमने एक डिसाइड ये किया कि एक सेशन करते हैं जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं, उनकी सजेशंस हैं, उनको एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हमने जो स्टार्ट किया था, आपके इल्म में हो कि हमने जब कोविड आया था तो हमने रिमोट प्रॉक्टरिंग के अंदर एग्जामिनेशन शुरू किए थे, कंप्यूटर बेस्ड शुरू किया था. उस दौरान हमने आगे बढ़ते गए. जिस दौरान हमें आइडेंटिफाई हुआ है कि बच्चों को रिमोट प्रॉक्टरिंग में बहुत से इश्यूज हैं. उन तमाम इश्यूज को हम कंसीडर भी करते रहे कि हमें कंप्यूटर बेस्ड के लिए किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि जो फ्यूचर के एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं उसके लिए ये बड़ा क्रिटिकल था कि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तरफ बढ़े. क्योंकि अब नाउ ऑनवर्ड जो दुनिया में जो स्पेशली एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें डेटा एनालिटिक्स के टूल्स बिल्ट इन किए जा रहे हैं,
रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस किया जा रहा है। हालांकि हम अगर आप देखें तो पिछले 4-5 सालों में हमने 2 से 3 वीक्स हम रिजल्ट अर्ली कर चुके हैं, लेकिन स्टिल ये 6 वीक्स तक रिजल्ट हमारा चला जाता है। तो इसको किस तरह रिड्यूस किया जाए, इन तमाम चीजों के लिए जब हम बात करते हैं और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, तो हमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जरूरत महसूस होती है। उसमें जो एक और जो बड़ी एलिमेंट था वो ये था कि हम जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां हम रहते हैं करते हैं, तो हम अपने हमारे पास स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है एज कम्पेयर टू जो डेवलप वर्ल्ड, जहां पर इतनी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की नहीं है। फिर दूसरा, उनके पास रिसोर्सेस और हमारे रिसोर्सेस में ह्यूज डिफरेंसेस हैं। तो इस तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए ही हमने ये वाला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस तरह किया था कि स्टूडेंट पर कम से कम बर्डन आई हो और ज्यादा इंस्टीट्यूट उन बर्डन को अपने कहते हैं अपने पर ले और इस पर रिजॉल्व करे। हमने 25 को एक मॉक किया था इस सिलसिले में। हमने तकरीबन 10 महीने पहले अनाउंस कर दिया था, तकरीबन 1 साल पहले, कि हम अब कंप्यूटर बेस्ड करने जा रहे हैं एमएसए एग्जामिनेशन को, स्टूडेंट को ताकि एम्पल टाइम मिल जाए। हमने तकरीबन 3 साल हमने फेज आउट किया, रिमोट प्रॉक्टरिंग और कंप्यूटर बेस्ड दोनों चलाते रहे। इसके बाद हमने तकरीबन 1 साल पहले अनाउंस कर दिया कि अब हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम एमएसए करेंगे और इसके बाद इसकी सक्सेस के बाद हमारा प्लान ये था कि हम सीफैट एंड देन अगले अगले लोअर लेवल मॉड्यूल की तरफ जाएंगे। हाँ, अच्छा जी, आज जो सेशन अरेंज किया है इसमें बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे वो एक तो आपकी क्वेरीज के जितनी आई हैं वो तमाम की तमाम यहाँ का मैं आपके सामने शेयर करूंगा, उसको डिस्कस करेंगे और मैम उसको बताएंगे इसको किस तरह रिजॉल्व हो सकता है और कौन सी रिजॉल्व नहीं हो सकती, तो वो तमाम चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। अच्छा, कुछ जगहों पर हम जहां हमें महसूस हो रहा है कि टाइम को देखते हुए तमाम चीज देखते हुए कुछ जगह हम आपको सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी इस तरह दे देंगे कि वो फंक्शन किस तरह यूटिलाइज हो सकते हैं, तो वो चीजें आपको थोड़ा बता देंगे। और तीसरी बात जो इस डिस्कशन में हम जो करेंगे, आप कुछ अनाउंसमेंट करेंगे रिलेटेड टू समर 2023 एमएसए एग्जामिनेशन। अच्छा, जितनी भी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ जो वो क्वेश्चंस के अंदर ही आ रही होंगी तो वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होंगी, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये हम हाईलाइट अनाउंसमेंट कर रहे हैं थ्रू दिस फोरम। अच्छा, एक जस्ट कोई मैं जैसे आपको कहा कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको बताया कि हम जो बेनिफिट्स हैं कि हम डेटा एनालिटिक्स टूल्स हमारे जो फ्यूचर में हमारे जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें शामिल होंगे, और इसके अलावा रिजल्ट अर्लियर लाना है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इसके अलावा जब आप स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं तो आपको जो जो बेनिफिट्स होते हैं इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के, वो एक बहुत क्लियरली ये होता है कि आपको जब आप लिख रहे होते हैं तो अगर पेपर बेस में गलती हो जाए तो फिर दोबारा आपको लिखना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यहाँ ये आपको एडवांटेज है कि विद इन पैराग्राफ आपको आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, रीराइट करने की जरूरत महसूस नहीं होती और उसको कॉपी पेस्ट भी किया जाता है विद इन। कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। दूसरा मसला ये, तीसरी चीज में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो उसमें रीडिंग टाइम के दौरान अलाउ नहीं होता टाइम करना, लेकिन इसके अंदर आपको रीडिंग टाइम के दौरान लिखना भी अलाउ हो जाता है, सब चीजें की जा रही होती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा आप जो लोग कंप्यूटर बेस्ड में एक एडवांटेज है कि रिमोट प्रॉक्टरिंग जो लोग ऑप्ट करते हैं वो दुनिया में कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। और इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इन्वायरमेंटल है वो ये कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2016 से कि हम पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट को खत्म करते चले जाएंगे और उसको कंप्यूटर बेस्ड में आ जाएंगे। आपने ओवर द पीरियड हमने देखा भी होगा कि पहले हम एडमिट कार्ड बेचते थे, हम आपको रिजल्ट कार्ड बेचते थे, पासिंग लेटर्स बेचते थे। ये ओवर द पीरियड तमाम चीजें खत्म कर दी हैं और आपके अभी लॉगिन एरिया में तमाम चीजें अवेलेबल हो गई हैं। अब ये वाला जो बहुत बड़ा स्टेप है कि अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो इसके बाद ये हमारी पेपर प्रिंटिंग और आंसर शीट जो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, आपको पता है मिलियंस एंड मिलियंस में हम पेपर प्रिंटिंग करते हैं, तो वो तमाम के तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं इश्यूज से आने पहले एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने स्टूडेंट की सपोर्ट के लिए वेब पे जो चीजें अवेलेबल की हैं, बहुत से स्टूडेंट को आइडिया नहीं है जो उसको देख नहीं पा रहे होते। एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट वेब पर मौजूद है जिसमें लैपटॉप स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि आपको किस मिनिमम स्पेसिफिकेशन का कौन सा लैपटॉप होना चाहिए जिस बेसिस आप कर सकते हैं। एग्जाम सॉफ्टवेयर की गाइडेंस पर पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है, डिटेल पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि सॉफ्टवेयर किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह चीजें चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको किस तरह रन करना है,
तो वो उसके बारे में भी इन्फो मौजूद है। और इसके अलावा एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है कि ग्राफ टूल्स को आपको किस तरह यूज करना है। तो ये तमाम चीजें वहां मौजूद है, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी मौजूद है। तो अगर आप उसको यूज कर लें तो आपकी जो फंक्शनैलिटी और जो होता है ना, जो एफिशिएंसी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। जो स्टूडेंट की तरफ से हमारे पास क्वेरीज आई थी, उन क्वेरीज को हमने 5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कैटेगराइज कर लिया था। नंबर 1, सबसे ज्यादा इश्यूज जो हमारे पास आए थे वो स्प्रेडशीट रिलेटेड इश्यूज आए थे। तो दूसरा हमारा मेन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज आए थे। तीसरा हमारे पास इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज थे। फोर्थ, एग्जाम एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज थे। और फिफ्थ जो था एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर रिलेटेड इश्यूज थे। ये 5 ब्रॉड एरिया है और इन एरिया वाइज हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चों ने हमें सजेशन दी हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन सी सजेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन सी हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो इशू नंबर 1 है, ये स्पेशल रिलेटेड इशू में, ये सबसे ज्यादा सवालात हमारे पास इस क्वेरी का है कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है ना उसमें फंक्शन नहीं करते। अच्छा, पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा कि जो स्प्रेडशीट फंक्शंस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चाहे दुनिया किसी भी सॉफ्टवेयर में हो जहां एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो बेसिकली एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड नहीं है। ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट है जो डिजाइन की जाती है टू द नीड ऑफ मिनिमम नीड ऑफ द स्टूडेंट। जो एग्जैक्टली आपको जो शॉर्टकट चाहिए, मैंने हमारे पास जैसे मेरे पास जो क्वेरी आई उसमें जो सेल की जो सेटिंग करनी है उसके भी सॉफ्टवेयर तो कहा कि इसको भी इसके भी शॉर्टकट्स को यूज नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। बहुत से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं और सारे जो जितने भी जो शॉर्टकट्स हैं वो शॉर्टकट्स की लिस्ट पूरी वेब पे मौजूद है। जो आप अगर हमारे जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट देखें उसके अंदर तमाम लिस्ट मौजूद है। अगर आप उसको यूज कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी और आपको तमाम चीजें याद हो जाएंगी ये कौन से शॉर्टकट यूज हो सकते हैं। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें एलिमेंट है कि आपने अगर मैंने जैसे पहले भी कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देख लें तो उसमें भी काफी हेल्प हो जाएगी। प्रैक्टिस टेस्ट हमने अभी तक एक डाला हुआ था, हम कल से 2 और प्रैक्टिस टेस्ट ऐड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट अगर अपने एग्जामिनेशन एक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब फाइनल पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनका प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होगा। जब उसमें वो एग्जामिनेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस इशू के लिए मैं क्लियरली कहूंगा कि बच्चे जो वहाँ वेबसाइट पे हमारे जो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं उसमें तमाम लिस्ट हुए हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट्स चल रहे हैं। जितने भी कॉमन शॉर्टकट्स हैं वो तमाम के तमाम इसमें एग्जामिन हो सकते हैं। हाँ, एडवांस लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं शॉर्टकट्स हैं, हाँ वो यूज नहीं होते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक्सेल नहीं है, ये स्प्रेडशीट है। इसी तरह ये वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं है, रिच एडिटर बनाया हुआ है जो क्या कहते हैं उसके सारी फंक्शनैलिटी से मौजूद नहीं है, लेकिन ऑल नेसेसरी फंक्शनैलिटी जो दुनिया में एक एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ने जो यूज करते हैं वो से मौजूद है। अच्छा, मैं एक और भी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कोई ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई इतना मैच्योर ना हो। ये बड़ा मैच्योर सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हम जो यूज कर रहे हैं पिछले तकरीबन 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन ICW यूज कर रहा है और दुनिया में बड़ी लार्ज अकाउंटेंसी बॉडीज इसको यूज कर रही हैं। तो ये मतलब एक बड़ा मेच्योरिटी है इसमें, बहुत हाई लेवल की है, तमाम दुनिया की रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए वो कर रहे होते हैं। तो वो इश्यूज डेफिनेटली आप आके हमारी जो विश लेवल बहुत हाई होता है तो इस पर थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर अगर आप किसी भी दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर से कंपेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक इश्यू हमारे पास आया जो हमारा जो स्टूडेंट नहीं कह रहे थे कि इसमें F2 काम नहीं करता, F2 की फंक्शन काम नहीं करती ड्यूरिंग स्प्रेडशीट पे, जिसकी वजह से वो कंटेंट एडिट नहीं कर सकते। इन द सेंस के F2 की काम नहीं करती क्योंकि उसमें कुछ उसके टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप MS एक्सेल भी यूज करते हैं तो आपको पता है कि 3 तरीके से आप जो है ना सेल को एडिट कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि उसी पर्टिकुलर सेल में डबल क्लिक कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर्मूला बार में टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां क्लिक करके आप चेंज कर लें। तो ये 2 फंक्शन उसमें अवेलेबल हैं, इस तरह आप आराम से एडिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। 3 फंक्शन नॉर्मली होते हैं। आप एक्सेल में बात करते हैं F2 करते हैं,
डबल क्लिक के जरिए भी चेंज कर सकते हैं और फॉर्मूला बार के कर सकते हैं, लेकिन इस स्प्रेडशीट में आप दो फंक्शन अवेलेबल हैं, आप इसके जरिए एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी, इशू 3 जो है बेसिकली ये हमारे पास जो उसमें कुछ काफी कुछ लोगों ने क्वेरी की कि वो एक एक दो दो बच्चों ने क्वेरी की थी, तो हमने सबको कंबाइन करके आपको इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। एक ये था कि फॉर्मेटिंग जो है ना वो सिर्फ एक सेल में हो पा रही है एट ए टाइम, मल्टीपल सेल्स में नहीं कर पा रहे। अच्छा, पेस्टिंग ऑफ डेटा इन अ सेल शोज बोथ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, यानी हम यानी पेस्ट करते हैं डेटा तो सेल में, तो ओल्ड और न्यू वैल्यू दोनों आ रही होती हैं। तीसरा यह है कि स्क्रॉल फंक्शन उसमें फंक्शन नहीं करता स्प्रेडशीट के दौरान। फोर्थ, उन्होंने जो इशू रेज किया कि रीसाइजिंग स्प्रेडशीट की वजह से रिबन के जो साइज है वो काफी लार्ज साइज है, मल्टीपल साइज टाइम्स बढ़ जाता है। और फिफ्थ जो इशू उन्होंने जो रेज किया कि स्प्रेडशीट ऑटो सेव नहीं करती ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन। सही है, और ये सॉफ्टवेयर जो सारा काम दोबारा करना पड़ता है रिकनेक्शन में। अरे जो हमने जो इसको जितना इवेल्युएट किया है, ये कोई भी इशू इस सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये तमाम चीजें इसमें रिजॉल्व हो सकती हैं। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस के जरिए इस चीज को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ये जितने इश्यूज मैंने आपको बताया, हमारी मेरी जो मेरे पास टेक्निकल टीम मौजूद है वो आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि ये किस तरह ये चीजें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। तो मैं अब थोड़ा सा अभी माइक जो है ना मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम टेक्निकल टीम है काशिफ मलिक इसको लीड कर रहे हैं, तो ओवर टू काशिफ मलिक, वो आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके देंगे। थैंक यू इरफान साहब। नाउ इट्स ओके। अच्छा, इसमें स्क्रीन शेयर करने के लिए इनायत साहब अगर आप प्लीज़ टेक्निकल टीम को कहें, हमारे पास राइट्स नहीं आ रहे हैं जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। प्लीज़ अगर आप टेक्निकल टीम को कम्युनिकेट कर दें, स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स नहीं आ रहे हैं। आप म्यूट है सर। IT टीम राइट्स दे दीजिएगा। IT team has done it sir, हो गए हैं सर, प्लीज हो गया, Continue. चलो ठीक। अच्छा सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, जैसे इरफान साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो इश्यूज बताए गए उसके अंदर एक इशू ये आइडेंटिफाई हुआ, जो क्वेरीज आई कि जब स्प्रेडशीट में काम कर रहे हो तो एक सेल में एक वक्त में सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है, मल्टीपल सेल्स नहीं हो सकते। तो इसके अंदर अभी जैसे सबसे पहले हम यही इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपको अभी नजर आ रही होगी स्प्रेडशीट होपफुली। इसके अंदर हमारे पास कोई 8 सेल्स के अंदर डेटा मौजूद है। अगर इसकी मल्टीपल सिलेक्शन आप करके इस पर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसको राउंडिंग के अंदर इसकी या जो नंबर्स आपको डेसिमल के बाद नजर आ रहे हैं उसको कम करना है तो कम हो जाएंगे, बढ़ाना है तो बढ़ा दिए जाएंगे एक साथ मल्टीपल सेल्स पे, जो भी सिलेक्शन के अंदर होंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के बाद अगर इस डेटा को कॉपी करके ऊपर लेके जाएंगे तो जो फॉर्मेटेड डेटा है वो ही कॉपी हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो ओरिजिनल डेटा है वो कॉपी हो, जो पहले फॉर्मेटिंग से पहले था, जो फॉर्मेटिंग के बाद डेटा है वही कॉपी होगा, जैसे ये अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है। तो एक बात तो ये हो गई कि मल्टीपल सेल जो है वो हम एक साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर एक क्वेरी इसके अंदर जो इशू आइडेंटिफाई हुआ है कि पेस्टिंग ओवर डेटा इन अ सेल शोज बोथ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। तो ये ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली अगर आप एक डेटा को कॉपी करते हैं और उसको किसी और सेल पर ले जाके पेस्ट करते हैं जहाँ पहले से कोई वैल्यू मौजूद है तो उसकी जगह नई वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों वैल्यूज शो नहीं होंगी अनलेस एंड अनटिल कि अगर आपने सेल की कंटेंट को सेल में जाके एडिट मोड में कॉपी किया हो और फिर दूसरे सेल में भी जाके आप एडिट मोड के अंदर वहां पे उसके बाद जहाँ वैल्यू खत्म हो रही है उसके बाद पेस्ट करें तो फिर ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इफ यू कॉपी सेल कंटेंट उसको दूसरे सेल पे ले जाके पेस्ट करेंगे तो नई कंटेंट ही पेस्ट होंगी। तीसरा इशू जो आइडेंटिफाई हुआ है यहाँ समरी के अंदर कि स्क्रॉल फंक्शन डज नॉट वर्क इन द स्प्रेडशीट एरिया। स्क्रॉल फंक्शन काम करता है, इसको अभी यहाँ पे अगेन हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं कि अगर आपने स्क्रॉल करना है तो वो इट वर्क्स एज इन एक्सेल। इसके अंदर अलबत्ता ये चूंकि अभी हमारे पास एंट्री कम आ रही है तो आपको
थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं वर्टिकल और ये अभी जैसे वर्टिकल स्क्रॉल का आपको नजर आ रहा है, अब थोड़ी सी एंट्री को बढ़ा के हम इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को ही डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। सो हॉरिजॉन्टल भी कर लीजिए प्लीज। तो दोनों स्क्रॉल आपके चलेंगे, चाहे आपने वर्टिकल करना हो या हॉरिजॉन्टल करना हो, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल्स वर्क। Spreadsheet does not auto save during a disconnection, so all work must be redone after reconnection. इसमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटो सेव करता है आफ्टर एवरी मिनट। फर्दर ये कि जब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में नेविगेशन की जाती है तब भी ये ऑटो सेव कर रहा होता है। तो अगर आपका कोई डिस्कनेक्शन होता है तो जहां तक लास्ट मिनट का सेव है वहां तक वो सेव होगा। जो लास्ट 59 सेकंड्स के अंदर काम हुआ है अगर वो सेव नहीं हुआ है तो वो लॉस्ट होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क विल रिमेन देयर। तो ये जो इस शीट के ऊपर हमको नजर आ रहे थे इश्यूज, उसको हम यहाँ पे इस तरह से सम अप कर रहे हैं। बैक टू इरफान साहब। अच्छा जी, इश्यू नंबर 4 पे चलते हैं। एक जो और क्वेरी हमारे पास, जो इश्यू नंबर 4 हमारे पास आया था कि फ्रीजिंग अकर मल्टीपल टाइम्स इन कॉलम ए ऑफ द स्प्रेडशीट व्हिच कैन कॉज डिलेस एंड एरर्स ड्यूरिंग द एग्जाम। कि जो हम कॉलम ए था वो बार बार फ्रीज हो जाता था और वो मल्टीपल टाइम हो रहा था, स्प्रेडशीट हो रहा था। दूसरा जो उसी के अंदर इसी टाइप के ये बहुत मतलब एक एक दो स्टूडेंट भेजे थे, लेकिन चूंकि हमने हर जगह तमाम क्वेरीज कंबाइन कर ली है इसलिए और तमाम क्वेरीज को हम अलग अलग रखते तो शायद ये 100 के करीब 200 के करीब इश्यूज बन जाते। तो कुछ हमने जो बहुत कम बच्चों ने किया उनको कंबाइन भी कर दिया है। अच्छा, टाइपिंग फॉर्मूला टेकिंग लॉन्गर देन नॉर्मल, एक इशू ये भी लोगों ने कहा। तीसरा जो है स्प्रेडशीट फंक्शन ऑटोमेटिकली लॉक्स फॉर अ फ्यू सेकंड प्रिवेंटिंग द विजिबिलिटी ऑफ प्रीवियस कॉलम्स एंड रोज। कि आपका जो स्प्रेडशीट फंक्शन है वो लॉक हो जाता है और आपको जो प्रीवियस कॉलम और रोज है वो नजर नहीं आती। अच्छा, ये ज्यादातर इशू जितना हम उसको इवेलुएट किया था हमारे पर ये इशू ज्यादातर लाहौर सेंटर से रिपोर्ट हुए थे जहां पर इंटरनेट डिसरप्शन हुआ था। ये जितने तीनों इश्यूज हैं इन तीनों की वजह ही इंटरनेट डिसरप्शन थी। हमने इस इशू को बहुत ही ऐसे इन्वेस्टिगेट भी किया है और मैटर को फिक्स भी कर दिया है। होपफुली कि आप ये मैटर लाहौर में भी इंशाल्लाह ये इशू नहीं आएगा। अच्छा, इट इज नॉट पॉसिबल टू पेस्ट वर्किंग्स और कैलकुलेशन, यानी एमएस एक्सेल आपने कोई अदर देन आप जो स्प्रेडशीट है इसके अलावा आपने कोई एक्सेल में आपने खोली हुई है और कुछ काम किया है और वो आप पेस्ट करना चाहते हैं तो ये पेस्ट नहीं हो पा रहा होता। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली अनफेयर जो प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसको स्टॉप करने के लिए कर रहे होते हैं। तो उसकी लॉजिक ये होती है, इस वजह से ये आउटसाइड दी जो सॉफ्टवेयर है वो वहां से कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं किया जाता। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने हमें कहा कि हमें अलाउ किया जाए, लेकिन ये अलाउ नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि ये अनफेयर प्रैक्टिस को ये इंक्रीज करता है। हाँ, अगर आप विद इन इंटरनल जो स्प्रेडशीट बनाई हुई है इससे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, आंसर एरिया में करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट से उसी स्प्रेडशीट में कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। अच्छा, एक जो हमारे पास जो क्वेरी आई है जो आजकल जो बड़ी इवन हमारी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है उनको वर्ल्ड वाइड भी आ रही है, इस पर वो काम भी कर रहे हैं और होपफुली बड़ी सून रिजॉल्व हो जाएगा ये इशू। वो ये कि जो स्प्रेडशीट है
वो आंसर का पार्ट बना दिया जाए। इस वक्त ये हो रहा है कि बच्चा स्प्रेडशीट में काम करता है और उसको ट्रांसफर करता है आरटीएफ में, और रिच टेक्स्ट जो फॉर्मेट है उसको मूव करता है। तो ये स्टूडेंट की एक बात ये कही थी कि इसको स्प्रेडशीट को वहां मूव कर दें ताकि जो नेसेसरी डेटा है वो वहीं कर जाए और स्टूडेंट का टाइम सेव हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये जो है ना इस पर काम तो हो रहा है। इनिशियली जब ये स्प्रेडशीट लाई गई थी और स्टूडेंट की रफ वर्किंग और उसको कैलकुलेशन सपोर्ट के और कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड की गई थी, लेकिन ओवर द पीरियड इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। इस पर जो हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं और होपफुली ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ओवर द 6 मंथ और 1 ईयर कुछ इसमें मुमकिनात में शामिल है कि ये चीज हो जाए। तो फिलहाल हमारे पास कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं है, लेकिन वी होप कि ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जो टैक्स आप करेंगे वो एक्सेल में उसको आपको ट्रांसफर करना होगा आंसर शीट में, जो आरटीएफ वाला एरिया है। इशू नंबर 7, फॉर्मेटिंग चेंजेस जो है ना वो लॉस्ट हो जाती हैं जो हम पेस्ट करते हैं स्प्रेडशीट टू द मेन शीट। हालांकि वो स्प्रेडशीट में सेम डेटा होता है वही ट्रांसफर कर रहे होते हैं और वो लॉस्ट हो जाता है। दूसरा ये कि हॉरिजॉन्टल बार इन द स्प्रेडशीट है वो डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द बॉटम। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो है ना कि ये एग्जैक्टली जो वर्ड और एक्सेल नहीं है, लेकिन जब आप कॉपी पेस्ट आप अपने वर्ड एक्सेल से आप कॉपी पेस्ट करें वर्ड में तो भी सेम इशू फेस आता है। सेम इशू है जो अगर आप एक्सेल में कोई डेटा टाइप करें और उसको जब हम लेकर जाएंगे वो टेबुलर फॉर्म में ही आएगा, उसी तरह आएगा, फॉर्मेटिंग आउट हो जाएगा, आपको फॉर्मेटिंग सेट करनी ही पड़ेगी। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो सिर्फ यहाँ स्प्रेडशीट मारा है, ये नॉर्मल एमएस ऑफिस में ही ये मसला होता है। तो ये फिलहाल इसको ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, अगर स्प्रेडशीट का मसला रिजॉल्व हो जाता है, अगर जो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि वो स्प्रेडशीट वाला अगर फंक्शन आ जाता है तो ये मैटर वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा, इसमें बच्चों में प्रॉब्लम आएगी नहीं फ्यूचर में। तो होप फॉर द बेस्ट कि वो इंशाल्लाह जल्द रिजॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां उसे मूव करते हैं और आपको कहते हैं उसका टाइम लगता है, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन तैयार की है जिसमें आपको इसको एफिशिएंट रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसका एफिशिएंट यूज किस तरह किया जा सकता है जिससे आपकी टाइम सेविंग हो सके और आप टाइम वेस्ट आपका ना हो। ठीक है, तो मैं ओवर टू काशिफ में दे रहा हूं, तो काशिफ आपको बेसिकली जो गाइड करेंगे कि फॉर्मेटिंग लॉस आपका किस तरह आप कम से कम तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। काशिफ आप म्यूट है। सॉरी, थैंक यू नैसर। अच्छा, इसमें जो पहला इशू लिस्ट हुआ हुआ है वो फॉर्मेटिंग सेटिंग लॉस्ट के बारे में है। तो फॉर्मेटिंग सेटिंग लॉस्ट जरूर होंगी, जैसे इरफान साहब ने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन ये है कि कंटेंट के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्दर ये कि जिस वक्त आप डेटा को नीचे से यानी स्प्रेडशीट से अगर उस पर ले जा रहे हैं अपने आरटीएफ एरिया में जहां आपको आंसर दिखना है, वहां ले जाते हुए जो नीचे हमने डेटा स्प्रेडशीट पे कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि आरटीएफ एडिटर की एक विड्थ है जिसके अंदर रहते हुए अगर हम अपने नीचे स्प्रेडशीट के डेटा को फैलाएंगे या फॉर्मेट करेंगे तो इट वुड बी ईजियर कि जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसको फॉर्मेट करना, उसको उसके अंदर जो विड्थ को कंट्रोल करना है आसान होगा। लेकिन अगर नीचे हम बहुत ज़्यादा कॉलम बढ़ा देंगे और उसकी विड्थ जो है ऊपर जो आरटीएफ एडिटर के अंदर जो विड्थ है उससे काफ़ी एक्सीड कर रही होगी, तो नतीजा ये होगा कि जब डेटा ऊपर पेस्ट करेंगे तो उसके कॉलम्स की विड्थ बहुत छोटी हो जाएगी और इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज।
लेकिन अगर आप उसके विड्थ को सामने रखते हुए करेंगे तो वो आसान होगा। फर्दर ये कि अगर आपकी वो विड्थ रिड्यूस भी हो गई है तो उसको फिर आप मुख्तलिफ तरीकों से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर डेमोन्स्ट्रेशन नजर आ रही है। तो इट वोंट टेक मच टाइम, ऑल दैट इज नीडेड इज कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जिस तरह के आपके डेटा के अंदर फॉर्मेट्स होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर उसको प्रैक्टिस कर लें मोर एंड मोर, तो व्हेन यू कम इनटू द एग्जामिनेशन वहां पे आपको ये काम करने में कम वक्त लगेगा। जैसे कि इरफान साहब ने एक्सप्लेन किया कि हम 2 प्रैक्टिस टेस्ट एमएससी के मजीद बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मुख्तलिफ तरह के सवालात आपको मिल सके जिनके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स पे काम करना हो, और उन फॉर्मेट को आपने कॉपी पेस्ट करके ऊपर कितना एफिशिएंटली मैनेज कर लेना है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो सके। मोर और लेस अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे फॉर्मेट्स चल रहे होते हैं हमारे पास रिकग्नाइज होते हैं, और अगर हम उनको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इट वुड बी ईजियर कि हम एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में उसको कम वक्त के अंदर कर सकेंगे। एक और इशू जो इस शीट पर रिपोर्ट है वो है हॉरिजॉन्टल बार इन द स्प्रेडशीट इज डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द बॉटम। ये अगर हम थोड़ा सा इसको रीसाइज कर लें, जो हमारी विंडोज नजर आ रही होती हैं, यानी कि अगर आरटीएफ की विंडो को आप थोड़ा रिड्यूस कर लें और स्प्रेडशीट की विंडो को बढ़ा लें तो आपके लिए वहां पे काम करना आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप नीचे काम कर रहे होंगे तो उस वक्त शायद आपको इतनी ज्यादा जरूरत पेश ना आए कि आप आरटीएफ में काम कर रहे हैं, बट एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि जब आप डेटा को कॉपी पेस्ट करके ले जा रहे हैं तो आपको जरूरत पेश आए कि आप दोनों स्क्रीन आपको सामने देखना हो, तो उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। अदरवाइज ये अगर आप थोड़ा रीसाइज करके रखेंगे तो आपको बड़ी आराम से नीचे का जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है नजर आएगा और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इस शीट के ऊपर जो हमें 2 डेमोन्स्ट्रेशन थी जो कंप्लीट होती है इसके साथ। बैक टू इरफान सर। जी हम इशू नंबर 8 अगेन इसमें अब जो बच्चे हमारे जो पिछले जो एएफसी के एग्जाम्स के थ्रू आते हुए आगे आ गए हैं उनको याद होगा कि वहां पर फ्लैगिंग का ऑप्शन अवेलेबल था। तो उनका व्यू ये था कि जिस तरह पीआरसी और एएफसी के पेपर में फ्लैगिंग अवेलेबल है इस पेपर के इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये फंक्शन अवेलेबल है और इसको हम जरा आपको दोबारा इसको मैं काशिफ को दे रहा हूँ, आपको गाइड कर देंगे, डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि किस तरह इसको किया जा सकता है। ओवर टू काशिफ अगेन। थैंक यू। जैसे आपको स्क्रीन में ओवरव्यू का एक आइकन नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर इस वक्त कर्सर मौजूद है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर नजर आ रहे होंगे आपकी आंसर शीट के। अब अगर इसमें से आपको किसी क्वेश्चन को किसी पेज को फ्लैग करना है, उस पर रहते हुए अगर आप सिर्फ ये जो रेड फ्लैग जिसके ऊपर इस पर एरो नजर आ रहा है क्लिक कर रहे हैं तो इट वुड बी फ्लैग। इसी तरीके से इसको जब अनफ्लैग करना होगा तो आप इसको दोबारा क्लिक कर दें, इट वुड बी अनफ्लैग। जरा 1-2 क्वेश्चन को फ्लैग करके आगे मूव करें ताकि अंदाजा हो जाए कि फ्लैग हुए में बाद में भी नजर आ रहे हैं प्लीज। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन 1C के अंदर हमने इसको फ्लैग करके आगे चले जाते हैं कि रिवर्ट बैक टू इट लेटर ऑन, और आगे एक और क्वेश्चन को भी 1D को भी हम इसको फ्लैग कर रहे हैं और उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अगेन ओवरव्यू में देखेंगे आगे जाने के बाद तो आपको ये दोनों क्वेश्चन फ्लैग हुए हुए नजर आएंगे एंड यू कैन रिवर्ट बैक टू दीज टू एनी टाइम। और जब आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, लेट्स से ऑन पेज 3 आप आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन 1C अवेलेबल है, उसको आप रिजॉल्व कर लेते हैं। जिस वजह से आपने फ्लैग किया था वो
कंटेंट आप यहाँ पे ले आते हैं, लिख देते हैं, वहां से आप लिख देते हैं, तो यू कैन अनफ्लैग इट एट एनी टाइम. So this works very similar as it works in the PRC exams or previously in AFC. I hope this is clear. Back to Irfan sir. When pasting text into a solution dialog box, the text appeared in table form. ये बात मैंने अभी पहले भी एक क्वेरी आई थी, उसमें भी हमने बात की थी कि ये सेम इश्यू है जो आप MS वर्ड और एक्सेल में भी आप करेंगे ना, तो एक्सेल से जब चीज उठाकर आप वर्ड में ले जाएंगे तो आपको ये करेगा. इसको अवॉइड करने का सिर्फ एक सिंपली तरीका ये है कि जब आप एडिटिंग मोड में आ जाएं, यानी आप फॉर्मूला बार में से कॉपी कर लें या आप डबल क्लिक करके डेटा को कॉपी करके ऊपर ले जाएंगे, तो फिर टेबल नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा. तो ये है ओनली वे आउट. बाकी ये नॉर्मल सोल्यूशन है इसका. अच्छा, जो क्वेरी आपको बताई कि जो एग्जाम डिड नॉट प्रोवाइड एन एक्सप्लिसिट ऑप्शन टू एंड इट, instead the only way to end the exam was to navigate to the last page and click the next button, which could be risky in a real time examination as a student may accidentally end the exam before finishing. अच्छा, इसमें जैसा भी काशिफ आपको बता रहे थे कि एवरी मिनट जो है ना सोल्यूशन जो आपको जो आप लिख रहे होते हैं वो सेव हो रहा होता है. इसमें जो इवन आप जो लास्ट पेज पे भी चले जाए ना, तब भी जाकर वो एंड नहीं होता. एंड पेज पे भी जाकर आपको लॉग ऑफ बटन दबाना होता है, तब जाकर वो होता है. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपका जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एवरी मिनट सेव हो रहे हैं, या फिर जब आप नेक्स्ट या बैक करते हैं तब भी वो सेव हो रहे होते हैं. तो इसमें जो लॉस होने का जो चांसेस है वो मैक्सिमम विद इन 1 मिनट है, अगर आप किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक्सीडेंटली या कोई इश्यू होता है. अच्छा, इसमें एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो ये कि अगर आप एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट हो गए और आपका अभी टाइम मौजूद है, और टाइम मौजूद है और आपका टाइम ओवर नहीं हुआ, तो आप दोबारा ऑल द टाइम आपका चांस है कि आप दोबारा कनेक्ट कर लें सॉफ्टवेयर में और आप ज्वाइन कर लें. सिर्फ इसमें इशू ये आता है कि जिस आपने जो लास्ट सेव किया था उस वक्त से आपके सेविंग मौजूद होगी. हो सकता है कि 30, 40, 50 सेकंड तक का तो आपका डेटा शायद होता है लॉस्ट हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होता. बाकी जो लास्ट सेव है वो सेव रहता है. अच्छा, क्वेश्चन 11 है, द हॉरिजॉन्टल बार शुड आल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. अच्छा, ये जो है ना क्वेश्चन में जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है वो जो है ना वर्टिकल बार होती है. अगर स्टूडेंट को अगर वो चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर बार जो है वो हॉरिजॉन्टल आ जाए तो वो कर सकते हैं. मैं हमारे टेक्निकल टीम को दोबारा दे रहा हूँ कि वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में आप शिफ्ट ओवर कर सकते हैं. Over to technical team. जी, अब जैसे ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है वर्टिकल बार मौजूद है, वर्टिकल स्क्रॉल बार. इसको अगर आपने हॉरिजॉन्टल में लेके जाना है तो वर्टिकल तो ये आप देख रहे हैं मूव कर रहे हैं. अगर इसको आपने हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है कि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चाहिए तो ये जो डबल एरो नजर आ रहा है इसको क्लिक करें. यहाँ पे वेरियस ऑप्शन आर प्रेजेंट जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है, तो उसको आप ऑन कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऑन हो जाएगा. इसी मेन्यू के अंदर अगर हम दोबारा डबल क्लिक करें तो वहाँ पे और भी मजीद कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जो कैसे आपको क्वेश्चन पेपर की रीडेबिलिटी के लिए किसी वक्त जरूरत पेश आ सकती है और आप यूज कर सकते हैं. आई थिंक इट इज वेरी सिंपल कि आपको जब भी वर्टिकल और स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बीच में स्विच ओवर करना है तो यू कैन जस्ट गो टू दिस डबल एरो साइन, जस्ट क्लिक इट और आपको जिस तरह की स्क्रॉल करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए. बैक टू इरफान सर. Navigation within question is challenging since the sidebars do not function within a question area.
अच्छा, ये एक बड़ा मतलब ये दो हमारे पास कोई 5 या 8 बच्चों ने ये लिखा। जब आप भी जब वर्ड और एक्सेल में काम करते हैं या आप कोई स्क्रीन डिवाइड कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो आपको जब एक जगह से एक बार से दूसरी जगह जाना होता है तो आप एरो की से कभी भी नहीं जा सकते। आपको जिस पोर्शन में काम करना होता है वहां वन टाइम क्लिक जरूर करना होता है। एक बार वहां क्लिक कर लें, इसके बाद आप जो मूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी यही इश्यू है। अगर आप चाहें कि आप क्वेश्चन पेपर में एरो यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन एरिया में काम करना चाह रहे हैं तो वहां एक बार क्लिक करते हैं, इस बार एरो यूज कर सकते हैं। अगर आप कहें कि उसी में एरो की से ही वहां मूव हो जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये नॉर्मली जो ऑफिस एप्लीकेशन जिस तरह काम करती है उसी फंक्शन में काम कर रहा है, तो आपको भी उसी माइंडसेट के साथ इसमें काम करना होगा। अच्छा, ये आई थिंक मैं इसको विश कहूंगा, ये थोड़ी विश लिस्ट टाइप की मैं बात कहूंगा कि वो कह रहे हैं कि इंश्योर ऑप्टिमल डिस्प्ले, द सेटिंग शुड बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर न्यू पेज ऑफ द क्वेश्चन और अपेंडिक्स इज एक्सेस। क्योंकि अगर आपने एक्सेस कर दिया, इसके बाद जब नेक्स्ट पेज पर आए तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट एलिमेंट होगा कि बहुत से लोग ऐसा चाह रहे होंगे कि वो जो सेटिंग्स हैं वो डिफॉल्ट चाह रहे होंगे, कुछ लोगों को चाहिए होगा कि पुरानी सेटिंग चलती रहे। तो ये विश जो है ना, ये बड़ी डिफिकल्ट होती है। इसीलिए आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल जब भी आप खोलेंगे उस पर काम करते रहेंगे, आप कितनी भी उसमें फीचर चेंज कर दें, सब फॉन्ट चेंज कर दें, आप उसके अंदर टेबुलर कुछ भी डिफाइन कर दें, लेकिन जब भी आप नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे, नई फाइल में जाएंगे, वहां के अपने फीचर्स होंगे वो डिफॉल्ट होंगे, वही वाले चल रहे होंगे, और उसके वो जो आपने पिछली शीट में काम किया है वो चीजें नहीं आ रही होंगी। तो उसका जो तरीकेकार ये है कि वो डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रहेगा। आपने जब जब अगले पेज पे, न्यू पेज पे जाएंगे, तो आप न्यू पेज को आपको सेटिंग आपको डिफॉल्ट मिलेंगी, और उसको उस मुताबिक ही अपने मुताबिक ही चेंज करना होगा। एक जो बात कही गई है कि हाईलाइट फीचर जो है ना वो क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हमें की फीचर्स वर्ड्स एंड सर्च करने में डिफिकल्ट ना हो। देखें, हाईलाइटिंग पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अदर देन जो पीडीएफ फाइलों के अलावा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं किया जाता। तो फिलहाल हाईलाइट फीचर अवेलेबल नहीं है। हाँ, स्टूडेंट अगर चाहें तो इसमें फाइंड फंक्शन मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं, कोई वर्ड पीडीएफ के अंदर जो वर्ड सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। एक और जो हमारे पास क्वेरी आई कि कोई स्पेल चेक अवेलेबल नहीं है, स्पेल चेक का फंक्शन नहीं है, और ऑटो करेक्ट आंसर स्क्रिप्ट में नहीं होती। इसी तरह एक और जो हमारे पास क्वेरी थी कि रिच टेक डिस्प्ले द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यू सेंटेंस मस्ट बी इन द अपर केस बाय डिफॉल्ट। स्पेल चेक फीचर हमने ऑफ किया हुआ था, लेकिन अब अगले जो हम मॉक एग्जाम भी करवाएंगे और जो हमारा एग्जाम भी होगा उसमें हम अलाउ कर रहे हैं, ताकि स्पेल चेक का फीचर हम फाइनल लेवल के स्टूडेंट के लिए हम अलाउ कर रहे हैं और वो अवेलेबल हो जाएगा। जहां तक रही ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन, वो अवेलेबल नहीं होगा। करेक्शन जो करनी है ऑटोमेटिकली करेक्शन, तो वो तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है कि एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में। और जहां तक कैपिटलाइजेशन की, तो अगर कैपिटलाइजेशन आपसे अगर कोई मिस भी हो जाती है तो वो उसे एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आपके ऊपर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो उस बारे में इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हमारे पास एक से दो स्टूडेंट का ये क्वेरी आई थी कि ऑटोमेटिक ग्रामर करेक्शन सजेशन में बी डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्ब द यूजर्स फोकस। अरे ये बेसिकली उन बच्चों का प्रॉब्लम था कि उनके कंप्यूटर के अंदर शायद उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, ग्रामरली या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, जिसकी वजह से वो एड ऑन उसको उनको तंग कर रहे होंगे। अगर इस तरह के कोई इशू आता है तो आप मेक श्योर कर लें कि एग्जाम से पहले इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो तो उसको होते हैं इसको डिसेबल कर दें, ताकि ये आपको तंग ना करें। अच्छा, ये कुछ काफी ज्यादा इश्यूज हैं जो मैं थोड़ा सा क्विकली आपको मैं बताऊंगा। कि एक पहला इशू इन्होंने ये कहा कि जो अनइंटेंशनल ब्राउजर क्लोज होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसमें ये ऑप्शन हो जाए कि जब ब्राउजर बंद हो रहा हो
तो वो क्या कहते हैं उसमें आपसे पूछे कि पहले परमिशन ले और फिर बंद करें। तो नॉर्मली आप ये देखें, नॉर्मली आप क्रोम चला लें, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हैं, आप ये जितने भी ये जो ब्राउजर्स हैं चलाएं, उसमें जब भी आप एरो की बंद करते हैं तो बंद हो जाता है, वो स्टार्ट नहीं होते। तो ये एक्सीडेंटली बंद होने से ये मुमकिन नहीं है ये वाला। इसी तरह स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आपको जो कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे पास होना चाहिए, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। और एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में अगर स्ट्राइक थ्रू करने का वैसे भी मतलब ये होता है कि ये आपने मार्किंग के लिए प्रेजेंट नहीं करना, तो ये तो वैसे ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो ये होना ही नहीं चाहिए, तो ये नहीं है। तीसरा टैब फंक्शन, टैब बटन को जो है अवेलेबल होना चाहिए ताकि स्पेस आंसर शीट के दौरान अगर स्पेस देनी हो तो दे सके, तो ये फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। इसकी कोई बहुत ज्यादा कहते हैं फॉर्मेटिंग और उसके लिए जो जरूरत होती नहीं है एग्जामिनेशन पेपर में। अच्छा, ऑल टैप टू नेविगेट फ्रॉम वन लॉग टू अनदर should given the option to using your अच्छा, yes, this should allow the complete screen to be dedicated to the answer Excel or something। अच्छा, अब नॉर्मल भी आप करें ना, अभी भी मैं अगर अपने सामने भी करूँ ना, तो मैं जब करूंगा तो वो तमाम की तमाम विंडोज आएगी, उस विंडो में से आप एक एरो के जरिए सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल वैसे ही फीचर है जो वर्ड में है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसमें फिलहाल इस पर कोई चेंज नहीं किया जाता। अपेंडिक्स मेंशन इन द क्वेश्चन शुड बी हाइपरलिंक टू डायरेक्ट अपेंडिक्स, ये मुमकिन नहीं है। इससे कुछ कंफ्यूजन भी हो सकती है और इसकी वजह से ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता। There shall be an option to view the rich text editor window or spreadsheet to view in full screen। ये इस वक्त पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो ये जितने ऑप्शंस मैंने आपको अभी जो बताए हैं, ये तमाम के तमाम मुमकिन नहीं है एग्जाम रिलेटेड सॉफ्टवेयर में। जो अवेलेबल थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, जो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं विदाउट कोई ऑप्शन के जरिए, वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये वो ऑप्शन थे जो एग्जाम सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये कुछ इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज भी बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए थे कि अनस्टेबल इंटरनेट था कॉजिंग इंटरप्शन एंड डिले। डेफिनेटली अगर अनइंटरप्टेड हो उसका वो अनस्टेबल होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, पेज लोड होने का इशू भी आएगा, फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन होने लगती है, ये भी आने अनस्टेबल इंटरनेट की वजह से होता है। और बफरिंग इशू भी होने लगता है, कंटिन्यूअस टाइम क्लॉक वो जो इशू ये भी चल रहा होता है। अच्छा, पांचवा जो बात की, सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टॉप राइटिंग, जाहिर बात है जब इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा तो ये वाला इशू डेफिनेटली आ सकता है। अच्छा, एक और जो बच्चों ने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया था कि ये क्योंकि इंटरनेट की वजह से वो कंटिन्यूअसली वो देखते रहते हैं कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, डिस्ट्रैक्टिंग है, तो कहीं इनकी वजह से इनका सेविंग ऑफ आंसर सेव ना हो, ये भी एक इशू रेज किया था। अच्छा, internet connection वैसे answer written in the designated answer box was not safe but the work in the spreadsheet was safe। वो एक्चुअली में टाइमिंग का इश्यू होता है, जो अगर आपने अर्ली वहां पे स्प्रेडशीट में किया होता है, उसके बाद जो वहां ले जा रहे होते हैं उस पर डिस्कनेक्शन हो चुका होता है, तो इसलिए वहां सेव नहीं हो रहा होता, तो ये इश्यूज हैं। अच्छा, ये तमाम इश्यूज जब मैं जब इसको इवेल्युएट किया तो मेजॉरिटी जो इश्यूज हैं वो लाहौर सेंटर पर हमारे पास आए थे, जहाँ इंटरनेट के इश्यूज रहे थे। हमने जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने इन इश्यूज को काफी फिक्स किया है, होपफुली ये दफा जो हम नेक्स्ट मॉक करने जाएंगे उसमें ये इश्यूज इंशाल्लाह फेस नहीं करेंगे। अच्छा, एक हमारे पास जो क्वेरी आई कि ऑटो सेव इशू जो है रियल टाइम होना चाहिए, सही है, ताकि स्टूडेंट का कनेक्ट डिस्कनेक्टिविटी के टाइम पर भी उनका कोई वर्क लॉस ना हो। अच्छा, auto save feature in the exam software closes the cell while writing within cells in the spreadsheet, anything written will override the existing data। अच्छा, ये तमाम के तमाम जो ये दोनों इश्यूज जो है ना वो इंटरनेट कनेक्टेड भी रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक सेविंग का मसला है, जैसे हमने पहले भी बताया, मैंने भी बताया और काशिफ ने भी आपके साथ शेयर किया कि एवरी मिनट जो है ना वो सेव होता है, और आप जब वो नेविगेट करते हैं तब भी वो आपका सेव हो जाता है, तो डेटा जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम हम विद इन 50 to 55 मिनट तक से लॉस हो सकता है, ज्यादा लॉस नहीं होता।
कुछ हमारे पास एग्जाम एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज भी बच्चों ने हमारे पास शेयर किए थे कि सिटिंग अरेंजमेंट का अनकंफर्टेबल है, अच्छा सपोर्ट नहीं है उसके अंदर, और रिगार्डिंग बैक पेन है उनको हो रहा था। दूसरा कि टेबल हाइट कंफर्टेबल नहीं है, जो स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो ताकि वो जो क्या नाम है हार्ड कॉपी वगैरह जो हमें मटेरियल अवेलेबल है उनको हम रखना मुश्किल हो रहा होता है। इसी तरह जो दूसरा बंदा जो बराबर में बैठा हुआ टाइपिंग कर रहा होता है उसकी वॉइस से उससे नॉइस से उससे ना डिस्ट्रप्शन हो रही होती है। तो हमने एक इमीडिएट जो अभी स्टेप्स लिए हैं उसमें फौरन ये है कि एक एडिशनल टेबल बच्चों को हम प्रोवाइड करें ताकि वो अपना स्टडी मटेरियल रख सकें, और उनको जो है ना ये डिफिकल्टी ना हो कि उनको पेपर का स्टडी मटेरियल जो ओपन बुक के लिए है वो उनको वो रखने करने में डिफिकल्टी ना हो। दूसरा जो एक इशू है जो फौरन हमने फिक्स किया है कि थोड़ा स्पेस हमने स्टूडेंट के दरमियान हमने बढ़ा दिया है ताकि इनको जो है ना ये डिफिकल्टी ना हो। लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ से ऐसा स्पेस बढ़ जाएगा तो उससे ये होगा कि उनको जो ये डिस्ट्रप्शन हो रही है साउंड की वजह से, नॉइस की वजह से, वो फिर वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चंस पेपर रिलेटेड कुछ इश्यूज स्टूडेंट आइडेंटिफाई किए थे। एक क्वेश्चन था जो दौरान था MSA 1 के अंदर क्वेश्चन, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 थे जो इंटरकनेक्टेड थे, लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट में ना वो सेपरेट दिए गए थे जिसकी वजह से उनको इनएफिशिएंसी है, वो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। तो हमने एक चीज ये डिसाइड कर ली है कि नाउ ऑनवर्ड एग्जाम पेपर जो है ना वो मैक्सिमम 2 लेवल तक होगा, 2 लेवल से हम नीचे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो जो इस क्वेश्चन को रेफर किया गया है वो 3 लेवल पर था जिसकी वजह से वो उनको डिफिकल्टी हुई थी। तो होपफुली कि ये इश्यू भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, राइटिंग ऑन क्वेश्चन पेपर वाज नॉट पॉसिबल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नोट बुलेट पॉइंट। एक तो बुलेट पॉइंट नहीं बना रहे। अच्छा, बिटवीन अपेंडिसेस जो है ना स्विच करना काफी डिफिकल्ट है तो वो टाइम लगता है। अच्छा, पेज एडजस्टमेंट की भी सीरियस कंसर्न है, स्पेशली व्हेन जब इंटरनेट की वजह से स्लो पेज लोडिंग हो रही है तो उसमें भी टाइम लग रहा होता है। अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर की व्यूइंग है वो एक मुश्किल अमल होता है, और स्क्रीन साइज को सेटल करना भी एक डिफिकल्टी हो रही होती है। अच्छा, एक इसी दौरान एक बच्चे ने हमें सजेशन दी थी कि तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो है ना वो एक टैब के अंदर रिक्वायरमेंट में आ जाए ताकि वो सब एक साथ पढ़ी जा सके। देखिए, इसका जो वर्क फ्लो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। एक बार आपने लेआउट और उसकी फीचर को अंडरस्टैंड कर लिया तो इसके बाद आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगी। अच्छा, एक फिर भी हमारे एग्जामिनेशन हमारी टेक्निकल टीम ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है आपके लिए बनाया है जो आपको गाइड करेंगे कि इसको एफिशिएंटली कैसे व्यू किया जा सकता है, और बेसिक जो बेस्ट टाइम सेविंग अप्रोच है मैं आप काशिफ की टीम को दे रहा हूँ तो वो बेसिकली आपको गाइड करेंगे। थैंक यू। इस वक्त जैसे आपके सामने अभी क्वेश्चन पेपर और आंसर की स्क्रीन मौजूद है। इसके अंदर जैसे अपेंडिसेस भी होते हैं, क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स भी हैं। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है तो आप स्क्रीन के फ्रेम के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, वो हम पीछे डिमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। लेकिन एक तरीका ये कि जिसके अंदर आप अगर एक क्वेश्चन का मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसके अपेंडिसेस हैं, तो इन में से हर एक अपेंडिक्स को आप एक नई विंडो में खोल सकते हैं, नए टैब में खोल सकते हैं। और वंस से अगर आपने मिसाल के तौर पे अपेंडिक्स 1, 2, 3 हैं, इनको अलग अलग टैब्स में खोल लिया, तो उसके बाद आप उन तमाम टैब्स के बीच में कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से, जो स्टैंडर्ड विंडो के हैं, कंट्रोल टैब की मदद से बहुत आसानी से मूव ओवर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट कि ये पहले हम इनको, ये आप देख रहे हैं डबल एरो के ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसके बराबर में ये एक हॉरिजॉन्टल निशान है, वहां पे आपको नजर आ रहा है करंट व्यू, कॉपी और ओपन ए न्यू विंडो। इसको आप क्लिक करें तो ये आपको नए टैब में का ऑप्शन देगा कि ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसको क्लिक कीजिए तो ये आपको नए टैब में इस वाले क्वेश्चन 1C को उसने खोल दिया है। अच्छा, अब अगर जैसे अपेंडिक्स 1 को भी हमने खोलना है तो पहले अपेंडिक्स 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद अगेन ये जो एक निशान हमें नजर आ रहा है डबल एरो के साथ, इसको हम क्लिक करेंगे तो वहां से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा
दोबारा कि हम इसको नई विंडो में खोल सकते हैं, वहां से न्यू टैब सेलेक्ट करेंगे और इस अपेंडिक्स 1 को भी हम वहां ले जाएंगे। अपेंडिक्स पहले हम अपेंडिक्स 2 कर लेते हैं। अपेंडिक्स 1 का डेटा समहाउ डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो अपेंडिक्स 2 को जरा नई विंडो में खोल लीजिए प्लीज। ये आप प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके पास मौजूद है, इस चीज को नई विंडो में खोलना है, किस तरह से नए टैब में जाना है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वेबिनार वुड बी अवेलेबल टू यू पीपल, और उसके अंदर आप इस तरीक़ेकार को अगर अभी आप स्पीड की वजह से या किसी वजह से स्केच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस रिकॉर्डिंग को चला के आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से न्यू टैब के अंदर हर अपेंडिक्स को खोला जा रहा है। अब जैसे हमने 2-3 अपेंडिक्स खोल लिए, अब यहाँ पे हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं कि ये जैसे देख लिया आपने कि पूरा का पूरा खुला हुआ है कि अब अगर एक टैब से दूसरे टैब में मूव करना है तो यू जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल टैब। आप कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट टैब में ले गया, फिर कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे वो आपको नेक्स्ट टैब में ले जाएगा। प्लीज कंट्रोल टैब प्रेस करें। अच्छा, अब अगर आपको पीछे वाले पे आना है तो अगेन वही विंडोज का स्टैंडर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल शिफ्ट टैब कर दें तो वो आपको पीछे वाले टैब में लेके आ जाएगा। So these shortcuts work exactly in the same manner as works in Windows environment. There's no issue in it. तो इस तरह से आपको इसका फुल पेज व्यू भी मिल रहा है, और अगर आपको टाइम एंड अगेन कंसल्ट करना पड़ रहा है मुख्तलिफ अपेंडिसीज को, तो आप बहुत आसानी के साथ से उस टैब में जाकर उसको कंसल्ट कर सकते हैं, देन कम बैक टू योर ओरिजिनल आंसर शीट एरिया, और वहां पे आप आके आंसर लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क बिटवीन दीज। यहाँ पे इस वक्त हम थोड़ा सा स्क्रीन को अनशेयर करवा दीजिए मंसूर। एक चीज तो जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट आपको कंट्रोल टैब के फंक्शन की थी, इसके अलावा अगर आपको मूव करना हो इसमें जो आपका ऑल्टर टैब का, वो इरफान साहब आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके थे, तो होपफुली ये दोनों चीजें आपने समझ ली होंगी। बाद में आप इसको रिकॉर्डिंग में भी रीचेक कर सकते हैं। बैक टू इरफान साहब। जी, हम कुछ हमारे एग्जामिनिंग सजेशंस आई हैं, उस पर कुछ बात कर लेते हैं। एक जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो सजेशंस आई थी वो ये आई थी कि टाइपिंग टेक्स मोर टाइम देन राइटिंग ऑन बाय हैंड। तो और वो उतनी फास्ट पेस लिखने की आदत नहीं है, तो हमें एग्जाम के लिए टाइम है ना तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, स्पेशली कंसीडरिंग एमएसए एग्जाम्स लेंथ। अच्छा, ये मैटर हमने इंटरनली डिस्कस किया है और जो एग्जामिनेशन कमेटी और काउंसिल के हम तमाम लेवल पे ये अप्रूव करवा लिया है, अप्रूव हो गया है कि additional 30 minutes will be provided to attend the June 2023 MSA paper in addition to 3 hours 45 minutes। यानी ये पेपर अब 4 घंटे 25 मिनट में आपको सॉल्व करना है, तो 4 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना, 4.25 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि 30 मिनट्स एडिशनल प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपका अगर कोई टाइम स्लो हो रहा है, टाइपिंग स्पीड की वजह से कोई इशू हो रहा है या किसी और वजह से हुआ है, तो वो चीजें इसमें कैटर की जा सके। तो जून 2023 के बाद इसको बाद में देगा इवेल्युएट किया जाएगा कि इसमें लॉन्ग टाइमिंग्स और उसको बाद में कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन जून 2023 के लिए जो टाइमिंग होंगे उसमें 30 मिनट्स का इजाफा किया जाता है। एक सजेशन ये तो कॉमनली थी कि वो सेक्शन किया जाए जिसके अंदर क्वेरी स्टूडेंट रिलेटेड टू द एग्जाम्स ऑफ शुड बी एड्रेस्ड। तो ये बेसिकली ये सेक्शन हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पास ये आप लोगों की सजेशन आई हुई थी, तो इसलिए हमने इसको कर लिया है। दूसरी बात जो है वो ये कि एक और मॉक एग्जामिनेशन किया जाए जिसमें हम सॉफ्टवेयर से मोर फेमिलियर हो जाए, उसकी फंक्शनलिटी अंडरस्टैंड कर सकें, तो ताकि उनकी प्रैक्टिस के लिए भी हो जाए। तो हम नेक्स्ट मॉक एग्जामिनेशन जो है ना 29 और 30 अप्रैल को कर रहे हैं। 29 को हमारा MSA 1 का मॉक होगा और 30 अप्रैल को MSA 2 का मॉक होगा। हमने चूंकि आप लोगों के वर्किंग आवर्स को तमाम को देखते हुए ये
सैटरडे और संडे को प्लान किया है, ताकि आप लोग क्लाइंट्स और आपकी जो जॉब्स वगैरह कर रहे हो तो वो उनको प्रॉब्लम ना आए और वो ज्वाइन कर सकें। तो 29 और 30 को होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना 17 से 25 अप्रैल तक होंगी, और इस मॉक के अंदर से वही बच्चे बैठ सकेंगे जो जून 2023 के लिए इनरोल्ड हुए हैं। बाकी बेसिकली हमारे टारगेटेड ऑडियंस ही हैं, उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं, तो उन सबको अलाउड होगा कि वो मॉक एग्जामिनेशन में बैठ सके। तो 29 और 30 को हमारा मॉक एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसकी जो जितने बच्चे हैं उन तमाम लोगों को हम वेब पर भी हम इसको डाल देंगे, ताकि आप अपना वो रेलेवेंट लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो आप अपना फॉर्म वगैरह भरना चाहें, रजिस्टर करवाना चाहें तो कर सकते हैं। Implementation of online examination in MSA should be delayed to allow students to prepare the upcoming qualifying attempt without added stress. अच्छा, ये इशू प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इसे कर सकें, क्योंकि अभी तक में जितनी हमने पूरी कोशिश है कि मॉक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप की आपको फैसिलिटेशन कर रहे हैं। हमने देखिए एक प्रैक्टिस टेस्ट था उसको 3 कर दिया, इसके अलावा एडिशनल 3 आपको 30 मिनट्स टाइम दे रहे हैं। एक चीज मानी है, जब भी जो कोई चीज फर्स्ट टाइम आती है तो चेंज को एक्सेप्ट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, हर किसी को डिफिकल्ट होता है। लेकिन हमने एक रीजनेबल टाइम दिया, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 मंथ्स आपको टाइम दिया कि आप इसको तैयार हो जाएं, प्रिपेयर कर लें। और इससे पहले भी हम तकरीबन 3 साल से रिमोट प्रॉक्टिंग में एग्जाम कर रहे थे, तो आई थिंक ये सफिशिएंट टाइम है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक जो क्वेरी हमें बताई कि रफ शीट्स हमें प्रोवाइड की जाए, सिर्फ एक रफ शीट प्रोवाइड की जाए और सफिशिएंट नहीं हो रही। हम इस फोरम से हम जून 2023 के लिए एक और अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि जो जून 2023 का सेशन होगा उसके अंदर हम हार्ड कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। यानी आपके पास क्वेश्चन पेपर मौजूद होगा और आपने सॉल्व कंप्यूटर में करना होगा, और उस जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 2 एडिशनल पेजेस राइटिंग के लिए हम रखेंगे, तो जो जिसको उसमें राइटिंग करना हो लिख सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि एमएसए एग्जामिनेशन के दौरान आप यू आर अलाउड टू राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो वो भी इशू नहीं है। तो पूरा पेपर जो 12-14 पेज का पेपर होता है और 2 पेज एडिशनल ब्लैंक होंगे, तो आपको लिखने के लिए वो पेजेस मिल जाएंगे, वो सफिशिएंट होते हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो है ना स्टूडेंट जो हार्ड कॉपी है क्वेश्चन पेपर की जून 2023 सेशन के लिए सिर्फ अवेलेबल होगी, ताकि जो एक फेयर ऑफ जो कंप्यूटर पर करने का है उसको हम मैक्सिमम लेवल पर रिड्यूस कर सकें। अच्छा, एक और जो हमारे पास सजेशन आए कि स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू एक्सेस देयर टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, इट विल प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम एंड हेल्प देम टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी मार्क्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है और ये इस पर हम काम भी कर रहे हैं। प्रॉब्ली इस टाइम में तो हम शायद इम्प्लीमेंट ना कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग सेशंस में इसकी हम ड्यू अपने रिस्क असेसमेंट कर लें, इसके बाद ये अवेलेबल हो जाएगा। और जो भी ओपन बुक की जो मटेरियल है वो आपको वहीं से लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप एक्सेस कर सकेंगे। तो ये प्रॉब्ली इस टाइम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर अटेम्प्ट में इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, कोई एक इशू जो हमारे स्टूडेंट ने हमारे पास शेयर किया था कि जो ये आपको इंस्टेड ऑफ लैन आप वाईफाई और वायरलेस बजाय अब लैब पे कर लें तो उससे ये कनेक्टिविटी के इशू खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी अगर आप लैन पर भी करेंगे तब भी आपको एक स्टेबल इंटरनेट चाहिए जो आपको बैकएंड में प्रोवाइड कर रहा होता है। तो स्टेबल इंटरनेट हो जाए तो वैसे ही मैटर रिजॉल्व हो जाता है, तो स्टेबल इंटरनेट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ये है। थैंक यू वेरी मच।